एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी, जिस पर भारत में आतंकी हमलों की साजिश को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि भारत में आतंकवादी घटनाओं के पीछे ज्यादातर आईएसआई का हाथ होता है, लेकिन अब पता चला है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब आईएसआई से भी ज्यादा खतरनाक हैं। एक और बात पता चली है, ये बहुत बड़े हिंदू विरोधी हैं। जी हाँ, इतने बड़े हिंदू विरोधी हैं कि हिंदुओं के त्योहार में नहीं जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि होली के पहले भांग खा लिए हो क्या, तो आपको बता दूं कि ये सारी बातें मेरी नहीं हैं, ये बातें उनकी हैं, उन लोगों की हैं जिन्हें भाजपा के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम में सोशल मीडिया के ट्रोलर्स की बात की थी और कहा था कि जज भी कई बार फैसला लेने से डरते हैं कि कहीं सोशल मीडिया पर ट्रोल न हो जाए। वही काम खुद चीफ जस्टिस के साथ शुरू हो गया है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से देश के मुख्य न्यायाधीश के बारे में उल्टी सीधी बातें बीजेपी के ट्रोल्स कर रहे हैं। इतनी गंदी और भद्दी शब्दावली देश के मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रयोग की जा रही है कि आपको भी शर्म आएगी। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन्हें बीजेपी के बड़े बड़े नेता फॉलो करते हैं। आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों बीजेपी के लोग नए वाले चीफ जस्टिस से इतना खड़बड़ाए हुए हैं। और अंत में जब आपको यह पता चलेगा कि बीजेपी आईटी सेल के गुर्गों की इन हरकतों पर चीफ जस्टिस का रिएक्शन क्या है, तो आपकी जबान से अपने आप यही निकल जाएगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इस मामले को बहुत ही बारीकी से समझिएगा और देखिए कि देश के हालात कितने गंभीर हैं। जहां मैनेज न होने पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, वहां हमारी आपकी औकात ही क्या है। इसके साथ ही बात करेंगे कानपुर के एक बिटिया के साथ हुई इस घटना की, जिसमें लड़की की छाती पर ब्लेड से बदमाशों ने अपना नाम लिख दिया, लाइटर से उसके बाल जलाए, पैर के ऊपरी हिस्से पर दांतों से गहरे घाव कर दिए। इतने पर भी उनका मन नहीं भरा, इसके बाद अपने अन्य दोस्तों को बुला लिया। इस घटना पर विस्तार से बात करेंगे। बात सेल्फी विद सिलेंडर की भी होगी। जी हां, समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने सेल्फी विद सिलेंडर कैंपेन शुरू किया है। और अंत में बात करेंगे भाजपा के वॉशिंग मशीन की। मेघालय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी से कई सारे सवाल किए हैं, ध्यान से सुनिएगा। मगर बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक भी कर दिया करिए। एक बात और बता दूं, फेसबुक पर वीडियो के नीचे जब भी आप कमेंट करें या कमेंट ना भी करना चाहें तो आज करिए और कमेंट में @लोकहित इंडिया लिख दिया करें, क्योंकि पता चला है कि चूंकि हम आपके मुद्दों पर बात करते हैं, सरकार की वाहवाही नहीं करते, तलवे नहीं चाटते, तो आईटी सेल के गुर्गे हमारे वीडियोज पर जम के रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी वीडियोज की रीच कम हो रही है। फेसबुक हमारे वीडियोज को रिकमेंड नहीं कर रहा है, यानी लोगों को भेज नहीं रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि यदि ज्यादा से ज्यादा @लोकहित इंडिया लिखा जाएगा कमेंट बॉक्स में तो शायद रिपोर्ट का असर कम हो जाता है, या फिर जब आप वीडियो को शेयर करें तब भी @लोकहित इंडिया लिख दिया करें। उम्मीद है आप सब ऐसा जरूर करेंगे। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा काम पसंद आए तो आर्थिक रूप से हमारी मदद करने के लिए इस QR कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, आप जो चाहे भेज सकते हैं। कृपया पूछा न करें कि कितना भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल इस तरह के पोस्टर्स खूब वायरल हो रहे हैं। इनमें साल 2014 और 2023 में कुछ आवश्यक चीजों के दामों की तुलना की गई है। बताया गया है कि 2014 में गैस सिलेंडर 414 रुपए का था, अब 1155 रुपए का है। पेट्रोल 70 था, अब 110 है। दूध 40 से 70 हो गया है। तूर दाल 80 रुपए किलो थी, अब 140 रुपए किलो हो गई है। सनफ्लावर ऑयल 80 से 180 हो गया है। पाम ऑयल 54 से 110 हो गया है। और अंत में बताया गया है कि भारत पर जो कर्जा था वो मोदी के आने से पहले 53 लाख करोड़ था और अब बढ़ के 160 लाख करोड़ हो गया है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस के साथ साजिश के तहत करवाई जा रही इनजस्टिस की। पिछले कुछ महीनों से जब से देश में नानी के कथित फ्रॉड पर समिति के गठन का हो, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को झटके से जमानत देने का हो, कहा तो भाजपा सरकार पूरी कांग्रेस को पवन खेड़ा के बहाने सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने अचानक उनके पैरों तले से जमीन खींच ली। संभवतः चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण में भी प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे थे। इस मामले को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुल मिलाकर जिस तरह की बातें पिछले 8-9 सालों में अनेक चीफ जस्टिस और बीजेपी के नेताओं के बीच थी, खासकर बड़े बड़े लोगों के बीच, उस तरह की मिठास डीवाई चंद्रचूड़ जी के साथ नहीं है। यूं समझ लीजिए कि इस वक्त पूरे भारत के लिए उम्मीद की आखिरी किरण के रूप में चंद्रचूड़ साहब नजर आ रहे हैं और वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में भी नजर आ रहे हैं। पिछले कई सालों में बीजेपी सरकार के खिलाफ जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ज्यादातर में सत्ता के पक्ष में ही फैसले आए। आपने यह भी देखा कि किस तरह से रिटायर होने के तुरंत बाद किसी जज को राज्यसभा भेज दिया गया, किसी को गवर्नर बना दिया गया, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर सेट कर दिया गया। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार जो चीफ जस्टिस हैं इनका कार्यकाल लंबा है और इतना लंबा है कि इनके रिटायर होने से पहले ही देश का 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। यानी कि 2024 के लगभग अंत तक चीफ जस्टिस अपने पद पर बने रहेंगे और 2024 के मध्य में ही लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी नेताओं के हाथ पांव खोलना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से आगे आकर अदानी मामले में चीफ जस्टिस ने समिति बनाई और सरकार के नामों को स्वीकारने से इनकार कर दिया, बंद लिफाफा लौटा दिया, ऐसे में हो सकता है कि यदि कोई ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे जहां सरकार की मिट्टी पलीद हो सकती है, तो बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में मामला गड़बड़ा सकता है। तो पिछले 8-9
2 सालों में एक बात तो आप समझ ही गए हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से सहमत नहीं होगा या फिर सवाल करेगा या फिर उनकी हां में हां नहीं मिलाएगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा, हिंदू विरोधी हो जाएगा, मुस्लिमों का दलाल हो जाएगा, पाकिस्तान परस्त हो जाएगा, चीन से पैसा खाने वाला हो जाएगा। अब ज्यादातर लोग इन चीजों के आदी हो चुके हैं, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि देश के मुख्य न्यायाधीश को भी बीजेपी के आईटी सेल के गुर्गे नहीं छोड़ेंगे। हालांकि ये गुर्गे अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, इन्हें ऊपर से आदेश मिलता है, बहुत ऊपर से। अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे जरा ध्यान से देखिए। इस ट्वीट को ध्यान से पढ़िए। अभिजीत मित्रा ने क्या लिखा है। कुछ समय पहले मोहम्मद जुबैर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, संभवतः उसी बारे में लिखा गया है। याद रखिए, चंचुड़ ने जुबैर के ट्वीट को पत्रकारिता बताया था। यदि देश में ऐसे चीफ जस्टिस हो तो आईएसआई की क्या जरूरत है। अब आप कल्पना करिए कि देश के सिटिंग चीफ जस्टिस के बारे में आईटी सेल के ये नफरती लोग क्या क्या लिख रहे हैं। हमारे चीफ जस्टिस की तुलना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से की जा रही है, जिस पर भारत में आतंकवादी हमलों की साजिश में शामिल होने का आरोप लगता है। सोचकर देखिए ये लोग किस स्तर तक गिर चुके हैं। आगे देखिए एक अन्य व्यक्ति ने क्या लिखा है। इसने लिखा है कि अर्बन नक्सली जैसी सोच है बहुत सारे जजों की, यथार्थ से कोसों दूर, सत्य से परे हैं ये लोग, समाज में न्याय नहीं अराजकता फैला रहे हैं। आगे देखिए, ये कोई मिस्टर सिन्हा है, इनकी भाषा पर ध्यान दीजिएगा। अंतिम कॉलम में देखिए लिखा है, जनरल रूल्स फॉर डेमोक्रेसी आर नॉट एप्लीकेबल टू मियां लॉर्ड्स। मियां लॉर्ड्स, आपने मिलॉर्ड सुना होगा, माई लॉर्ड सुना होगा, लेकिन यहां मियां लॉर्ड बुलाया जा रहा है। क्या बताने की कोशिश की जा रही है? बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस फलाना धर्म के समर्थक हैं। इतना ही नहीं, यह भी बताने की कोशिश हो रही है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन चीफ जस्टिस वहां नहीं गए। और इसी बहाने यह आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि यह हिंदुओं का त्यौहार था इसीलिए चीफ जस्टिस नहीं गए, मुसलमानों का त्यौहार होता तो दौड़ के चले जाते। कुल मिलाकर यदि चीफ जस्टिस सेट नहीं हो पा रहा है तो उसे लेकर जनता के बीच माइंडसेट चेंज कर दो, वही कैरेक्टर असैसिनेशन वाला खेल। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने हमें यह भी बताया कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के परिवार को लेकर भी बहुत सारी अनाप शनाप टिप्पणियां की जा रही हैं। यह सब कुछ एक तरीका है व्यक्ति के ऊपर मानसिक दबाव बनाने का। इन्हीं को याद कर लीजिए, रंजन गोगोई साहब। एक वक्त था जब कई जजों के साथ मिलकर रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे कि मोदी सरकार हस्तक्षेप कर रही है, दबाव बना रही है। उसके कुछ दिन बाद इन पर एक महिला कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इस पर रंजन गोगोई साहब ने कहा था कि पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद मेरे अकाउंट में सिर्फ 6 लाख रुपए हैं, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं मिला, तो मुझे इस तरह से बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है, मुझे फंसाया जा रहा है। बाद में यौन शोषण वाले मामले में क्या हुआ कुछ अता पता नहीं चला। हाँ, इतना जरूर पता चला कि इस मामले की जांच रंजन गोगोई साहब को ही सौंप दी गई थी, मुझे जहां तक याद है। अब जिस पर आरोप लगा है वही अपने मामले की जांच करे, है ना विश्वगुरु भारत। अब जरा पता लगाइए कि यौन शोषण के आरोप के मामले में क्या हुआ। कोई ना कोई तो गलत रहा ही होगा, या तो उस महिला ने झूठे आरोप लगाए या फिर रंजन गोगोई साहब ने यौन शोषण किया होगा। दोनों में से एक तो गलत होंगे ही, लेकिन न तो रंजन गोगोई साहब पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही उस महिला पर कोई किसी कार्रवाई का आता पता चला। सोचने वाली बात है कि यदि उस महिला ने झूठे आरोप लगाए थे तो यह मामला कितना बड़ा है। देश के चीफ जस्टिस के बारे में कोई महिला झूठा आरोप लगा दे, वो भी यौन शोषण का, यह कितनी बड़ी बात है। अब उसके बाद की कहानी सुनिए। वैसे इसमें कुछ सुनाने लायक है नहीं। आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसले आए उनमें कितने सारे फैसले सरकार के पक्ष में थे यह भी बताने की जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट के तुरंत बाद रंजन गोगोई साहब को राज्यसभा भेज दिया गया, यह भी आप सब जानते हैं। लेकिन इस बार मामला बहुत टेढ़ा है। कहा तो आईटी सेल और सत्ताधारी लोग चंचुड़ साहब को टारगेट करके उन्हें लाइन पर लाना चाहते हैं, लेकिन मामला उल्टे पड़ जा रहा है। ये साहब खुद तो दबाव में आ नहीं रहे हैं, बल्कि दूसरे जजों को भी दबाव में ना आने की नसीहत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि फैसला लेने या फिर बेल देने से पहले घबराइए नहीं। यदि सब कुछ मेरिट पर है तो ट्रोल होने से डरने की जरूरत नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में डीवाई चंद्रचूड़ साहब देश की जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं और लोगों के बीच भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर जो भरोसा डगमगा रहा है उसे कितना संभाल पाते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको कानपुर की एक घटना के बारे में बताया था, जिसमें परीक्षा देकर लौट रही एक लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। अब उसी कानपुर में एक दूसरी खबर आई है। हुक्का बार में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया है और वीडियो वायरल कराने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि लड़की की छाती पर ब्लेड से आरोपी ने अपना नाम लिख दिया, लाइटर से उसके बाल जलाए, पैरों के ऊपरी हिस्सों में दांतों से बुरी तरह से काटा भी है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह पता चले कि हैवानियत किस कदर बढ़ गई है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इसके बाद आरोपी ने लड़की को किसी अन्य जगह पर ले जाकर कुछ अन्य दोस्तों को बुलाकर बलात्कार करवाने की कोशिश। किसी डॉक्टर दंपति की यह नाबालिग बिटिया है जिस पर 8 लोगों ने मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। खबर यह है कि 3 पर नामजद और 5 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोपियों में विकास ठाकुर, अमन अजय और 5 अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी विनय ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के खिलाफ आए दिन जघन्य से जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं, मगर शर्म की बात यह है कि सरकार फिर भी अपनी पीठ थपथपाते हुए कहती है कि यहां बेटियां एकदम सुरक्षित हैं। अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार
मार दिए जाते हैं। वहीं लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि बलात्कार के आरोपी विनय ठाकुर के घर बुलडोजरवा जाएगा कि नहीं, या फिर पंचर हो गया है, या फिर उसके घर का एड्रेस नहीं मिल रहा है। एक चीज आप और रिसर्च करिएगा कि गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडिस इस मामले पर चिल्ला रहे हैं कि नहीं, और कल्पना करके देखिए कि यही विनय ठाकुर की जगह यदि कोई मुस्लिम नाम होता तो क्या होता। अब तक देश की सबसे बड़ी खबर गोदी मीडिया के लिए यही होती, लेकिन चूंकि बलात्कार का आरोपी मुस्लिम नहीं है तो फिर यहां बलात्कार हुआ ही नहीं गोदी मीडिया के लिए। बहरहाल गोदी मीडिया के चरित्र से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है, क्या ही कहा जाए इनके बारे में। यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, खुद गृह मंत्री जी ने आकर यह वादा किया था कि होली और दीपावली पर एक एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। मुफ्त सिलेंडर का तो अता पता नहीं चला, लेकिन होली से ठीक पहले सिलेंडर का दाम 50 रुपया और कमर्शियल वाले का 350 रुपया बढ़ा दिया गया। इसे लेकर समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने सेल्फी विद सिलेंडर कैंपेन शुरू किया है। हालांकि बहुत पहले ही भाजपा की एक बड़ी नेता और वर्तमान की केंद्रीय मंत्री विपक्ष में होते हुए आए दिन सड़क पर दिखाई देती थी, लेकिन जब से सत्ता में है सिलेंडर की महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करती हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लगता है कि स्मृति ईरानी इंडक्शन खरीद चुकी हैं, इसीलिए सिलेंडर का दाम पता नहीं चलता है। समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने ढेर सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं। किसी ने सिलेंडर को उठाकर अपने लेवल में कर दिया है, तो किसी ने बैठकर खुद को सिलेंडर के लेवल में कर लिया है। लेकिन सत्ता से सवाल करने और घेरने का तरीका अच्छा है। हालांकि यह भी सबको मालूम है कि जब तक चुनाव नहीं आएगा तब तक किसी भी चीज का दाम कम हो नहीं सकता, और फिलहाल यूपी में चुनाव में टाइम है। अब चुनाव की बात आ ही गई है तो मेघालय की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कर्नाटक में जिस बीजेपी विधायक के यहां संभवतः 6 करोड़ रुपया कैश मिला था, विधायक जी फरार हैं। बताइए, कहीं मुसलमानों को जिंदा जलाने का आरोपी फरार हो जाता है, वो भी बीजेपी से संबंधित है, कहीं भाजपा के विधायक फरार हो जा रहे हैं और उसी भाजपा की पुलिस खोज नहीं पा रही है। वहीं मेघालय में जिस पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी सरकार चला रही थी, चुनाव से ठीक पहले उसे गठबंधन तोड़ लिया और दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। अब चुनाव रिजल्ट आने के बाद जब बीजेपी को 2 सीट मिली है तो बीजेपी फिर उसी पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रही है। मगर सवाल यह है कि चुनावी कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी और खुद के बड़े बड़े नेता और खुद गृह मंत्री ने सामने वाली पार्टी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए और लांछन लगाए और भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी बता दिया, और अब उन्हीं के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। आप इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता को सुनिए।